अब हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मीन शारीरिक द्रव्य एवं परिसंचरण। अगर हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन दो फ्लूइड्स की बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, मीन्स जिनका कि हमारी बॉडी में परिसंचरण होता है। उनमें से एक है लिम्फ मीन्स लसिका और सेकंड है ब्लड मीन्स रक्त। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू मीन्स तरल संयोजी ऊतक या संवहनीय योजी ऊतक। ऐसा बोला इस वजह से जा रहा है क्योंकि इनकी जो मैट्रिक्स है वो तरल होती है और तंतु रहित मीन्स फाइबर जिसमें एब्सेंट होते हैं, इस वजह से बोलते हैं संवहनीय योजी ऊतक। तो हम इस चैप्टर में मीन्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में इन दोनों द्रव्यों के परिसंचरण मीन्स सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ से रिलेटेड हम जो सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसका नाम है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स लसिका परिसंचरण तंत्र, जबकि ब्लड से रिलेटेड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स रक्त परिसंचरण तंत्र। इन दोनों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जिसकी अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी, साथ ही ब्लड के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 के तकरीबन होती है, मीन्स हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन मीन्स हल्का क्षारीय होता है। ब्लड में अगर हम उसके वॉल्यूम की बात करें, हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, तो वो तकरीबन 5 to 6 लीटर होता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में। मीन्स अगर कोई सामान्य वयस्क मानव है तो उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, या अगर हम उसे उसके वजन के हिसाब से बोलें तो तकरीबन 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट मीन्स वजन के 7 से 8% तक ब्लड का वॉल्यूम होता है। ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलने के लिए 3 रीजन होते हैं। पहला तो रीजन हम जानते हैं क्योंकि ब्लड में फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें हम रियल कनेक्टिव टिश्यू या वास्तविक योजी ऊतक बोलते हैं उन सभी में फाइबर्स होते हैं, लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, इस वजह से इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। दूसरा जो रीजन है वो ये है क्योंकि ब्लड में पाए जाने वाली सेल जिनको कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बोला जाता है, उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इस वजह से भी इसे बोला जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड जो रीजन है इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलने का वो ये है कि रक्त की जो प्लाज्मा है मीन्स रक्त की जो मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसका निर्माण रक्त की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता। अगर हम कभी वास्तविक योजी ऊतक की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वास्तविक योजी ऊतक की मैट्रिक्स का निर्माण वास्तविक योजी ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, लेकिन ब्लड की जो मैट्रिक्स है उसका निर्माण ब्लड की सेल्स नहीं करते। तो फिर इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण यकृत एवं लसिकांगों के द्वारा होता है, मीन्स लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन के थ्रू। तो हमने पढ़ा ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। उसको कहने का 3 रीजन है। फर्स्ट, फाइबर नहीं होते। सेकंड, सेल डिवीजन की पावर नहीं होती। और थर्ड, इसकी मैट्रिक्स ये खुद न बना के कोई और बनाता है। अब आते हैं ब्लड के कंपोजिशन पे। ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, लिक्विड पार्ट जो कि 55% होता है और सॉलिड पार्ट जो कि 45% होता है। फर्स्ट जो लिक्विड पार्ट है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं उसका नाम है प्लाज्मा, और सेकंड जो सॉलिड पार्ट है उसमें 45% होती हैं रक्त कणिकाएं मींस ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो कि 3 टाइप की होती हैं। हम इन्हें पिछली क्लासेस में भी पढ़ते हैं। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि 55% होता है ब्लड का, उसमें 90 से 92% तो होता है वाटर, 8 to 10% होते हैं उसमें सॉलिड सब्सटेंस,
और उन ठोस पदार्थों के दो भाग होते हैं, एक तो कार्बनिक भाग जो कि 7 to 9% होता है और दूसरा होता है अकार्बनिक भाग जो कि सबसे ज्यादा कार्बनिक भाग होते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है प्रोटीन जो कि 6 to 7% होती है। प्रोटीन जो कि 4 टाइप की होती हैं, फर्स्ट एल्बुमिन, सेकंड ग्लोबुलिन, थर्ड प्रोथ्रोम्बिन और फोर्थ फाइब्रिनोजन। इन चारों में से सबसे छोटी जो प्रोटीन है वो है एल्बुमिन और सबसे बड़ी जो प्रोटीन है साइज में वो है फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन की परसेंटेज की बात करें तो ये 4% होती है, ग्लोबुलिन 2 to 2.5% होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन 0.3 और 0.3% होते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन है और सबसे कम में ये दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं। इन दोनों प्रोटीन्स की बात करें तो ये ब्लड कोएगुलेशन मींस रक्त के स्कंदन में हेल्प करती हैं। एल्बुमिन की बात करते हैं, एल्बुमिन 4% है, ग्लोबुलिन 2 से 2.5% है। तो अगर मैं इन दोनों के रेशो की बात करूं तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो आएगा 2:1। एल्बुमिन का कार्य क्या है? तो एल्बुमिन बीसीओपी को बनाए रखती है। बीसीओपी मतलब ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है रक्त कोलॉइडली प्रासरणी दाब। ये कहां पाया जाता है? तो जब मूत्र का निर्माण होता है मींस यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहली जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं परानिष्करण मींस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और उसमें ये बीसीओपी डेवलप किया जाता है इस एल्बुमिन प्रोटीन के द्वारा। तो बीसीओपी को बनाए रखना ये एल्बुमिन का काम होता है। ग्लोबुलिन 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा ये पदार्थों के ट्रांसपोर्ट मींस ले जाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, जबकि गामा जो ग्लोबुलिन्स है ये पर्सन के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गामा ग्लोबुलिन का ही नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन ये प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी बनाने में सहायक होते हैं। एंटीबॉडी का मतलब अगर कोई हानिकारक तत्व, कोई विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनको तो बोलते हैं एंटीजन, और उनके खिलाफ जो चीजें प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाई जा रही हैं वो कहलाती है एंटीबॉडी। तो वो बनाने का काम ये करती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि 5 प्रकार की होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। और इन्हें याद करने का तरीका है गेम डी, GAME और डी। ये था ग्लोबुलिन के बारे में और एल्बुमिन के बारे में। इन सभी प्रोटीन्स का निर्माण होता है यकृत में, किसको छोड़कर? गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन का निर्माण होता है लिम्फोइड ऑर्गन मींस लक्षांगों में, और जैसे कि लक्षांगों में एग्जांपल है थाइमस ग्लैंड, वहां पर इसका निर्माण होता है। ब्लड के कंपोजिशन के बाद अब हम पढ़ते हैं रक्त कणिकाएं। सबसे पहली जो रक्त कणिका है उसका नाम है आरबीसी मींस रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। इसका कलर रेड होने की वजह से इसको एक नाम से और बुलाया जाता है, जिसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, क्योंकि इरिथ्रो वर्ड का मतलब होता है रेड। अगर हम स्तनधारियों की एक परिपक्व आरबीसी की बात करें तो उसका जो आकार है वो होता है बाइकॉन्केव, उसका जो शेप है वो होता है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का मतलब होता है उभयावतल। इस तरीके की आरबीसी की संरचना पाई जाती है जिसमें ये दोनों साइड से पिचकी हुई रहती है, और इसी वजह से इसे बोलते हैं बाइकॉन्केव। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक रहित होती है, और केंद्रक रहित होने के लिए जो वर्ड यहां पर यूज किया जाता है वो है ई न्यूक्लिएटेड। हम इसे नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं बोलते। ऐसा इस वजह से है कि किसी भी कोशिका के लिए नॉन न्यूक्लिएटेड वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोशिका में केंद्रक शुरू से ही प्रेजेंट ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि आरबीसी में केंद्रक पहले तो पाया जाता है मींस परिपक्व होने से पहले पाया जाता है, जबकि परिपक्वन के समय केंद्रक गायब हो जाता है
इस वजह से ये वर्ड यूज किया गया है इन्यूक्लिएटेड। केंद्रक का ना होना, शेप का बाइकॉन्केव होना, ये आरबीसी के लिए फायदेमंद होता है उसमें मोर हीमोग्लोबिन को भरने के लिए। इसके अलावा आरबीसी के अंदर न तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, न गोल्जी काय होती है, न माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसमें वायवीय श्वसन भी नहीं पाया जाता, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तब उसमें क्रेब्स चक्र भी नहीं चलता। इस वजह से क्रेब्स चक्र के एंजाइम भी अनुपस्थित होते हैं। तो हमने पढ़ा क्या क्या चीज अनुपस्थित है। एक तो केंद्रक नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वायवीय श्वसन नहीं चलेगा, और क्रेब्स चक्र के एंजाइम नहीं होते। किसी भी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस कोशिका का कंकाल बनाने का कार्य करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुपस्थित होने की वजह से यहां पर मींस आरबीसी के अंदर उसका कंकाल बनाने का कार्य करता है स्ट्रोमेटिन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं है लेकिन स्ट्रोमेटिन है। स्ट्रोमेटिन क्या है? तो स्ट्रोमेटिन वसा, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक जाल है जो कि आरबीसी के कंकाल को स्पंजी बनाने का कार्य करता है। स्पंजी बनाने से क्या फायदा है? क्योंकि आरबीसी का जो साइज है वो 7.5 माइक्रोन है, जबकि केशिका मींस ब्लड कैपिलरी का जो डायमीटर है वो 5 माइक्रोन है। तो 7.5 माइक्रोन की आरबीसी 5 माइक्रोन की केशिका से तभी पास हो सकती है जब उसका जो कंकाल है कैसा हो? स्पंजी। तो ये काम कर रहा है स्ट्रोमेटिन। वायवीय श्वसन नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें अवायवीय श्वसन पाया जाएगा। और क्रेब्स चक्र के एंजाइम तो नहीं है लेकिन एक अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस उसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में ही चलता है। अगर आरबीसी की और डिटेल की बात करें तो आरबीसी की जो सरफेस है उस पर ब्लड ग्रुप के मींस रक्त समूह के एंटीजन पाए जाते हैं, और इन्हीं एंटीजन के आधार पर रक्त समूह आगे चलकर हम पढ़ेंगे ए, बी, ओ और ए बी प्रकार के होते हैं। तो एंटीजन सतह पर उपस्थित हैं। ऐसे ही एक कारक भी पाया जाता है जिसका नाम है आरएच फैक्टर मींस आरएच कारक। वो उपस्थित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आगे चलकर हम ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, वो आगे पढ़ेंगे। तो एंटीजन रक्त समूह के और आरएच कारक ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आरबीसी की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन। डोनेंस जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। डोनेंस ने बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कुछ नेगेटिव आयंस के लिए पारगम्य होती है। मींस इससे नेगेटिव आयन बाहर आ सकते हैं और कुछ नेगेटिव आयन इसे पार करके अंदर जा सकते हैं आरबीसी में। और इस तरीके की घटना को जिसमें नेगेटिव आयन पास हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डोनेंस इफेक्ट, डोनेंस प्रभाव। इसके अलावा आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बना होता है हीम और ग्लोबिन से। हीम 5% पार्ट होता है जबकि ग्लोबिन 95% पार्ट होता है। हीम जो कि आयरन पोरफायरिन से मिलकर बना होता है, इसमें आयरन Fe+2 फॉर्म में पाया जाता है और 4 Fe+2 एक हीमोग्लोबिन में मिलते हैं। इसी वजह से एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जा सकता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर यही हीमोग्लोबिन जब ओजोन के साथ जुड़ता है तो ओजोन इसका ऑक्सीकरण कर देता है और इसे हम ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन या मेथेमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में बाधक होता है। हीमोग्लोबिन जो कि हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है, तो ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोटीन जो है वो मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड से। यहां पर टोटल हम जो पॉलीपेप्टाइड चेन देखते हैं वो 4 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। उनके आधार पर हीमोग्लोबिन 3 टाइप का होता है।
HbA1, HbA2 एंड HbF। ये जो A है ये शो करता है एडल्ट के लिए, मींस वयस्क में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो है HbA1 एंड HbA2, जबकि फीटस मींस भ्रूण में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो है HbF। तो HbA1 तो बना होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से, HbA2 बना होता है 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा से, और HbF बना होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा से। इसी गामा चेन की वजह से HbF की ऑक्सीजन के साथ बंधुता इस वयस्क हीमोग्लोबिन से 30% ज्यादा होती है, और इसी वजह से HbF के केस में ऑक्सीजन वियोजन वक्र लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है। अब हम आरबीसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साइज। साइज आरबीसी का नॉर्मली होता है 7.5 माइक्रोन। अगर इसके साइज में कोई भी बदलाव आ रहा है तो ऐसी स्थिति कहलाती है एनआइसोसाइटोसिस। मींस अगर 7.5 माइक्रोन से छोटी या बड़ी आरबीसी हो रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस। साइज में चेंज कब होता है, उन दो कंडीशंस को पढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन है कि अगर किसी पर्सन के बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए। तो विटामिन B12 से आरबीसी का क्या रिलेशन है, तो आरबीसी के मैचुरेशन में विटामिन B12 का रोल होता है। मींस विटामिन B12 आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होती है। आरबीसी परिपक्व होने के समय उसका साइज बड़े से छोटा हो जाता है। मींस अगर एक अपरिपक्व आरबीसी को देखें तो उसका साइज बड़ा होता है और परिपक्वन के समय उसका साइज छोटा हो जाता है। विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा, मींस उसका परिपक्वन नहीं होगा, और परिपक्वन नहीं होगा तो जो बड़े साइज की अपरिपक्व आरबीसी है वही ब्लड में आ जाएगी। इसका मतलब आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा का बड़ा रह जाएगा क्योंकि आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाई। और ऐसी आरबीसी को जिनका की साइज बड़ा है उन्हें बोलते हैं मैक्रोसाइट। ऐसे ही दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन वो है जिसमें किसी पर्सन की बॉडी में आयरन की कमी हो जाए। अगर आयरन की कमी होगी तो आरबीसी का साइज जो है वो छोटा रह जाएगा, और ऐसी आरबीसी को बोलते हैं माइक्रोसाइट। चाहे मैक्रोसाइट हो चाहे माइक्रोसाइट हो, इन दोनों ही तरीके की आरबीसी को प्लीहा में नष्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लीहा मींस स्प्लीन से केवल नॉर्मल शेप और साइज की आरबीसी को पास होने दिया जाता है। ये दोनों नॉर्मल साइज की आरबीसी नहीं है, इस वजह से इन्हें प्लीहा में नष्ट कर दिया जाएगा। प्लीहा में नष्ट करने की वजह से इन दोनों ही कंडीशन में पर्सन की बॉडी में आरबीसी का जो नंबर है, जो संख्या है, वो कम हो जाएगी। आरबीसी का नंबर कम होना ये कहलाता है एनीमिया। अगर ये मैक्रोसाइट आरबीसी को नष्ट किया जा रहा है तो ऐसे एनीमिया को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर माइक्रोसाइट आरबीसी जो कि जिनका साइज छोटा है उन्हें नष्ट किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो दो एनीमिया हमने पढ़े। मैक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप करता है विटामिन B12 की कमी से, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप करता है आयरन की कमी से। मैक्रोसाइटिक एनीमिया को ही बोला जाता है पर्नीसियस एनीमिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आरबीसी का शेप हम जानते हैं नॉर्मल होता है बाई कॉनकेव। अगर उस शेप में कोई भी चेंज आता है तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है पॉइकिलोसाइटोसिस। और ऐसा हम ये 4 कंडीशन में देख रहे हैं। कैसे? सबसे पहली कंडीशन है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब है रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाना। यूरिया एक हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है,
और अगर ये ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, आरबीसी की आकृति विकृत हो जाएगी। उसमें ऐसे प्रवर्ध जो कि कांटे जैसे होते हैं वो निकल आएंगे और ऐसी सेल्स को बोला जाता है बर सेल्स। तो हमने पढ़ा यूरेमिया में बर सेल्स डेवलप हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होता है? इसमें आरबीसी का नंबर कम हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। सिकल सेल इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आरबीसी की जो आकृति है वो हसिया के जैसे हो जाती है। तो ऐसी हसिया जैसी आकृति वाली आरबीसी को स्प्लीन में नष्ट कर दिया जाएगा तो एनीमिया डेवलप करेगा और ऐसे एनीमिया को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। थर्ड कंडीशन वो है जिसमें आरबीसी को हम रख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस विलयन में। हाइपोटोनिक विलयन का मतलब जिसमें सॉल्यूट या लवण की सांद्रता, हाइपो मतलब कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन या सांद्रता ज्यादा हो। अगर आरबीसी जिस सॉल्यूशन में रखी जा रही है उसका वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, आरबीसी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर हाई से लो मींस विलयन से आरबीसी के अंदर चला जाएगा और आरबीसी जो है वो फूलना स्टार्ट कर देगी। अगर थोड़ी देर तक वो आरबीसी उसी में ही रखी रहेगी तो वो आरबीसी फूल कर फट जाएगी। तो ऐसा कंडीशन डेवलप करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखने पर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अगर हम आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या विलयन में रखते हैं तो हाइपर मींस ज्यादा, टॉनिक मतलब लवण की सांद्रता। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। सॉल्यूट बाहर ज्यादा है, वाटर कम है, इसका मतलब आरबीसी के अंदर वाटर ज्यादा है, तो आरबीसी में से वाटर निकल के बाहर विलयन में आ जाएगा और आरबीसी सिकुड़ जाएगी। कब सिकुड़ रही है? जब हम उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं। तो हमने देखा इन चार स्थितियों में आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। एक पॉइंट और है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो मनुष्य में कितना होता है, तो वो 120 दिन होता है, जबकि स्तनधारियों में आरबीसी का औसत जीवन काल 120 से लेकर 127 दिन तक होता है। तो अब हम पढ़ते हैं आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट क्या है? पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में आरबीसी का नंबर ये कहलाता है आरबीसी काउंट। ये एक पर्सन में 4.5 से 5.5 मिलियन तक होता है। मीन्स एक पर्सन में 45 लाख से लेकर 55 लाख तक आरबीसी होती है। मेल में 5.5 मिलियन आरबीसी के तकरीबन होती हैं, फीमेल में 4.5 मिलियन आरबीसी के तकरीबन होती हैं। जबकि एक न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें 6.5 से लेकर 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड आरबीसी काउंट होता है। आरबीसी काउंट का मींस आरबीसी की संख्या का कम हो जाना यह कहलाता है एनीमिया। और एनीमिया हमने पढ़ा था विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया था मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया था माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एक एनीमिया और होता है, उसका नाम है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक का मतलब सेल का जो शेप है वो चेंज नहीं हुआ है, साइज में कोई चेंज नहीं है, शेप में कोई चेंज नहीं है। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब नॉर्मो मींस नॉर्मल और क्रोमिक का मतलब जो उसके अंदर पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो भी नॉर्मल है। तो फिर एनीमिया क्यों डेवलप कर रहा है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें ब्लड का लॉस होने लगे तो उसकी बॉडी में आरबीसी काउंट कम हो जाएगा और ऐसे एनीमिया को बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो तीन टाइप का एनीमिया हमने पढ़ा।
सेकंड कंडीशन आरबीसी काउंट का बढ़ना, ये कहलाता है पॉलीसाइथीमिया। जैसा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर जाता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है और उस ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कम होने की वजह से वहां पर पर्सन को ब्रीदिंग रेट बढ़ानी होती है, हार्ट रेट उसकी बॉडी में बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसमें आरबीसी काउंट भी बढ़ता है और उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। इसके अलावा अब आते हैं आरबीसी के निर्माण पर। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। जो ऑर्गन एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। मींस ऐसे ऑर्गन जो आरबीसी के निर्माण में कार्य करें उन्हें बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। कौन कौन है? यॉर्क सैक जो कि प्लेसेंटा का भाग है, यकृत, लिवर, प्लीहा, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड, ये भ्रूणावस्था में आरबीसी बनाने का कार्य करते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आरबीसी का निर्माण किसने किया, तो आंसर जाएगा यॉर्क सैक। तो फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन कहलाता है यॉर्क सैक। इसके अलावा वयस्कावस्था में, तो वयस्कावस्था में आरबीसी को बनाने का कार्य लाल अस्थि मज्जा में होता है, जो कि पाई जाती है लंबी अस्थियों के सिरे में, और वहां पर गुहाओं में ये लाल अस्थि मज्जा भरा रहता है। उन गुहाओं को बोलते हैं ट्रैबेकुली। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रोसेस को मींस एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट या प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि निकलता है हमारी किडनी से। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कंप्लीट हुआ। आरबीसी जब 120 दिन अपना पूरा कर लेती है तो उसके बाद उसके अंदर का सारा मटेरियल खत्म हो जाता है। मींस वो अंदर से रिक्त हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, और ऐसी आरबीसी की मेम्ब्रेन जिसमें कि अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसी आरबीसी को बोलते हैं घोस्ट ऑफ आरबीसी। इन आरबीसी को स्प्लीन में दफना दिया जाता है और इसी वजह से स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, मींस ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हमारी बॉडी में जब ब्लड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो उसे स्टोर करने का काम भी स्प्लीन करती है। इसी वजह से स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हमने कंप्लीट कर लिया है। डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स, मींस श्वेत रक्त कणिकाएं, या इन्हीं को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो इनका नाम है वो इनके व्हाइट कलर की वजह से बढ़ा है। डब्ल्यूबीसी में जो पहला पॉइंट है वो है टीएलसी, मींस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये क्या होता है? तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितनी डब्ल्यूबीसी हैं उसको बोला जाता है टीएलसी, मींस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और ये होता है 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। टीएलसी का बढ़ना ये कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। टीएलसी का घटना ये कहलाता है ल्यूकोसाइटोपिनिया, और टीएलसी का बहुत ज्यादा बढ़ना ये कहलाता है ल्यूकेमिया। एक एक करके पढ़ते हैं। टीएलसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी रोग को पहचानने के बारे में, या हमें अगर ये पता करना है कि किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन डेवलप हुई है, तो डॉक्टर सबसे पहले टीएलसी और डीएलसी, अभी हम डीएलसी के बारे में भी पढ़ेंगे, इन दो को करवाता है। टीएलसी से यह पता लगता है कि व्यक्ति के अंदर रोग है या नहीं है। जैसे अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, मींस कोई वायरस या बैक्टीरिया का इंफेक्शन है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। जैसे अगर टीएलसी बढ़ रहा है तो उसको हमने बोला ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये देखने को मिलेगा कब? जब कोई वायरस या बैक्टीरिया का क्या हो, इंफेक्शन मींस संक्रमण। दूसरी कंडीशन जिसे हम ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते हैं, वो हमें दो डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगी। पहला एड्स में और दूसरा टाइफाइड में। जबकि इसकी अगर हम बात करें, जिसे हमने ल्यूकेमिया बोला है, इसमें
WBC का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत ज्यादा नंबर WBC का बढ़ने की वजह से WBC हमारी ही कोशिकाओं मींस अपनी ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और ऐसा ल्यूकेमिया में होता है और इस कंडीशन को रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। तो ये था TLC के बारे में। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ WBC। WBC को केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आधार पर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड ए ग्रेन्युलोसाइट। क्यों इनका नाम ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट दिया गया है, उसका रीजन है कि अगर कोशिका द्रव्य में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं मींस कणिकाएं प्रेजेंट हैं तो ऐसी WBCs को बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट मींस कणिकामयी WBC। अगर कोशिका द्रव्य में कोई भी कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो ऐसी WBCs को बोला जाता है कणिका विहीन या ए ग्रेन्युलोसाइट WBC। तो हमने पढ़ा WBC दो टाइप की है, किसके बेसिस पर? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के आधार पर, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। दोनों ही WBC चाहे वो ग्रेन्युलोसाइट है चाहे वो ए ग्रेन्युलोसाइट है, दोनों की ही शेप जो है वो अमीबॉइड होती है। इसके अलावा सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये कण इसमें प्रेजेंट होते हैं कोशिका द्रव्य में। इन कणों को किसी भी डाई के थ्रू स्टेन किया जा सकता है, अभिरंजित किया जा सकता है। जब हम इन सेल्स को देखते हैं तो हम डाई का यूज करते हैं और डाई को यूज करके इन कणों को अभिरंजित करके हम इन सेल को देख सकते हैं। किस डाई से ये कण अभिरंजित हो रहे हैं उसके बेसिस पर ग्रेन्युलोसाइट तीन टाइप की होती है। अगर वो एसिडिक डाई से स्टेन हो, एसिडिक डाई से स्टेन हो तो ऐसी सेल को बोलते हैं एसिडोफिल और एसिडिक डाई का नाम होता है इयोसिन, इस वजह से इसका एक और नाम है इयोसिनोफिल। हमने पढ़ा ये जो कणिकाएं इस कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट हैं इनको अभिरंजित डाई के थ्रू किया जाता है। अगर ये कणिकाएं एसिडिक डाई से स्टेन हो तो एसिडिक का मतलब अम्लीय जो डाई है उससे अगर ये अभिरंजित हो रहे हो तो ऐसी सेल को बोलते हैं एसिडोफिल। अगर ये ग्रेन्यूल्स क्षारीय डाई से या बेसिक डाई से अगर स्टेन हो तो ऐसी सेल को बोलते हैं बेसोफिल और बेसिक डाई का नाम है मिथाइलिन ब्लू। थर्ड नंबर की जो सेल है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल, मतलब ऐसी सेल जिसमें कणिकाएं किसी भी डाई से स्टेन हो जाएं, एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी, तो ऐसी सेल को बोलते हैं न्यूट्रोफिल। तो हमने पढ़ा ग्रेन्युलोसाइट तीन टाइप की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ग्रेन्युलोसाइट में जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो लोब्ड मींस पाली युक्त होता है। वो 2, 3 या 5 लोब्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, मींस 2, 3 या 5 पालियां उसमें हो सकती हैं। क्योंकि अलग अलग सेल में केंद्रक अलग अलग पालियों जैसा मिलता है, इस वजह से इन WBCs को PMN WBCs भी बोला जाता है, मींस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर संरचना और न्यूक्लियर मतलब केंद्रक की। तो ऐसी WBC जिसमें केंद्रक की बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसे किसी में 2 पालित, किसी में 3 पालियां हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 पालियां होती हैं केंद्रक में, इस वजह से इन्हें बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBCs। यहां पर जो हमने दिखा रखी है उसमें 3 हमें पालियां दिखाई दे रही हैं और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू। तो ये तो हो गई पालियां, 3 पालियां, और ये आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू जुड़ी हुई है।
तो इन सेल को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और ये 3 टाइप की एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट पे। ए मतलब एब्सेंट, ग्रेन्युलोसाइट मींस ग्रेन्यूल्स। तो इनका कोशिका द्रव्य जो है, जब कणिका नहीं पाई जाएंगी तो वो स्वच्छ होगा, और साथ ही इनमें जो केंद्रक हैं वो या तो बीन शेप मींस सेम के बीज के आकार का होगा, या फिर वो गोलाकार होगा, क्योंकि इनमें केंद्रक एक ही होगा और वो भी एक ही रूप में मिलेगा। चाहे तो वो सेम के बीज के आकार का मिलेगा, चाहे वो गोलाकार मिलेगा। इनकी तरह नहीं कि यहां 2, 3, 4 या 5 पालियों जैसा हो सकता है। इसी वजह से, क्योंकि एक तरीके का केंद्रक मिलता है। जैसे अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो इसमें वृक्क रूपी केंद्रक पाया जाएगा। लिम्फोसाइट की बात करें तो इसमें गोलाकार केंद्रक पाया जाएगा, क्योंकि केंद्रक की संरचना केवल एक है। इस वजह से ऐसी डब्ल्यूबीसी को मोनो मतलब एक, न्यूक्लियर मतलब केंद्रक की संरचना डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट को तो बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, जबकि ग्रेन्युलोसाइट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। ग्रेन्युलोसाइट में हमने 3 पढ़ी हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की होती है, एक तो मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। तो टोटल जो डब्ल्यूबीसी हुई वो हो गई 5 टाइप की, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी अब हम पढ़ेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनमें से सबसे कम परसेंटेज में पाए जाने वाली होती है बेसोफिल, जो कि 0.5% से लेकर 1% होती है टीएलसी की। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमने पढ़ा था 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो अगर मैं 100 डब्ल्यूबीसी ले लूं तो उन 100 डब्ल्यूबीसी में से कितने नंबर में प्रेजेंट है, उसको अगर हम परसेंटेज में निकालें तो ये कहलाता है डीएलसी, मींस डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो एसिडोफिल है 2 to 3%, बेसोफिल है 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल है 60 से 65%, मोनोसाइट है 6 to 8% और लिम्फोसाइट होती है 20 से 25%। पूछा जाए सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है न्यूट्रोफिल की। पूछा जाए सबसे कम परसेंटेज में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी, तो आंसर जाएगा बेसोफिल। तो ये तो था परसेंटेज ऑफ टीएलसी। अब आते हैं केंद्रक की संरचना किस तरीके की होती है। तो एसिडोफिल में द्विपालित मींस 2 लोब होते हैं केंद्रक में। बेसोफिल में एस शेप मींस त्रिपालित या 3 पालियों युक्त होता है केंद्रक, जबकि न्यूट्रोफिल जो है उसमें 3 to 5 जो है लोब प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। मोनोसाइट, इसमें केंद्रक जो है वो सेम के बीच की आकार का या वृक्क रूपी होता है, जबकि लिम्फोसाइट में बड़ा गोलाकार केंद्रक मींस लार्ज ओवल शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हमने परसेंटेज पढ़ ली, हमने केंद्रक पढ़ लिए। अब हम इनके कार्य की बात करते हैं। कार्य की बात करें तो एसिडोफिल काम करती है एलर्जी में, जैसे पराग कणों का श्वसन नलिका में चला जाना और उसकी वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका अति संवेदी होना और रिएक्ट करना, और पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होना, और ऐसी डिजीज को बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर एक टाइप की एलर्जी होती है और उसमें एसिडोफिल का नंबर बढ़ जाता है। तो एसिडोफिल इन 2 तरीके के इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है, एक तो एलर्जी को और दूसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइट जैसे कि टीनिया सोलियम, जैसे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। तो कभी अगर टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाए उसे बोलते हैं टीनियासिस। एस्केरिस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसे बोलते हैं एस्केरियासिस।
उस समय एसिडोफिल का नंबर बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं इयोसिनोफिलिया, क्योंकि एसिडोफिल का दूसरा नाम है इयोसिनोफिल, क्योंकि इयोसिन डाई से स्टेन होती है एसिडोफिल सेल। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं बेसोफिल पे। बेसोफिल सेल ये 3 तरीके के पदार्थों का स्त्रावण करती हैं। पहला हेपेरिन, दूसरा हिस्टामिन और तीसरा सेरोटोनिन। इनको आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं। हिस्टामिन एक वेजो डायलेटर होता है, मींस वाहिनी प्रसारण होता है। अगर किसी जगह पर हिस्टामिन निकल रहा है तो वहां पर वो उस वाहिनी को मींस ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पर रक्त की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही सेरोटोनिन की बात करें तो ये वाहिनी संकोचक होता है। अगर किसी जगह पर सेरोटोनिन निकले तो उस वाहिनी को वो संकुचित कर देगा और उसकी वजह से उस जगह पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये तो इन दोनों का कार्य हो गया। यहीं पर अगर हम सेरोटोनिन की बात कर लें तो सेरोटोनिन अगर किसी पर्सन के चोट लग जाए और अगर रक्त का स्त्रावण मींस ब्लीडिंग हो रही है तो उस जगह पर सेरोटोनिन निकलता है, क्योंकि वहां पर रक्त के बहाव को कम करके अधिक ब्लड लॉस या रक्त की हानि को रोका जाता है। उसके लिए सेरोटोनिन काम करता है। अब आते हैं हेपेरिन पे। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक तरीके का नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है, मींस प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट मींस परिसंचरित हो रहा है वो कभी जमता नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में जमेगा नहीं, क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि उसमें हेपेरिन पाया जाता है। और जैसे ही चोट लगती है और अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उस जगह पर जहां चोट लगी है वहां पर हेपेरिन को इनएक्टिव करके और स्कंदन मींस कोएगुलेशन किया जाता है। तो हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक है, मींस एंटी कोएगुलेंट है और ये नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, इस वजह से इसे नेचुरल एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। यहीं पर कुछ हम कृत्रिम प्रतिस्कंदक की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे घरों पर जब हमें कोई ब्लड की टेस्ट करवानी होती है तो हम उस एग्जामिनर के थ्रू या जो टेस्ट करने वाला है उसके थ्रू एक सीसी में लिया जाता है और उस सीसी में पहले से ही एक द्रव भरा रहता है। वो हेपेरिन नहीं होता, वो एक एंटी कोएगुलेंट है, लेकिन वो आर्टिफिशियल मींस कृत्रिम प्रतिस्कंदक होता है, जिसमें EDTA हो सकता है, मींस एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, या फिर सोडियम ऑक्सलेट हो सकता है या सोडियम सिट्रेट हो सकता है। ये तीनों पदार्थ EDTA, सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सिट्रेट, ये तीनों पदार्थ कृत्रिम प्रतिस्कंदक होते हैं जो कि ब्लड के कोएगुलेशन को रोकते हैं। क्यों हम ब्लड के कोएगुलेशन को रोक रहे हैं? क्योंकि अगर हमें ब्लड की या खून की जांच करनी है तो उसमें हमें सेल के नंबर को देखना होगा, TLC निकालना होगा, DLC निकालना होगा, तो वो खून जमना नहीं चाहिए। इस वजह से उनको कृत्रिम प्रतिस्कंदक उसमें मिला के और उस खून के जमने को रोका जाता है। तो हमने पढ़ा एसिडोफिल काम कर रहा है एलर्जी और पैरासाइटिक इंफेक्शन में। बेसोफिल 3 तरीके के पदार्थ निकाल रही है जिनका नाम है हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अब आते हैं न्यूट्रोफिल पे। न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में विषाणु मींस वायरस और जीवाणु मींस बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करता है और इस क्रिया को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस करके इन विषाणुओं और जीवाणुओं को बॉडी से हटाने का काम करती है। इसी वजह से इनको, क्योंकि न्यूट्रोफिल का आकार छोटा है और ये भक्षण कर रही है, इस वजह से इस न्यूट्रोफिल को माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बोला जाता है, मींस रक्त का माइक्रो पुलिसमैन इसे बोल रहे हैं। किसको? न्यूट्रोफिल को। अब आ जाते हैं मोनोसाइट पे। मोनोसाइट काम करती है साफ सफाई वाली कोशिका की तरह। जैसे कि एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई में साफ सफाई वाली जो कोशिका है उसे बोलते हैं डस्ट सेल, मींस धूल कोशिका। ब्रेन में पाए जाने वाली साफ सफाई वाली कोशिका को बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल।
ऐसे ही ब्लड में जो साफ सफाई करने वाली कोशिका है उसका नाम है मोनोसाइट। क्यों बोल रहे हैं साफ सफाई वाली कोशिका या स्कैवेंजर सेल? क्योंकि जो मृत जितनी भी सेल्स हैं या सेल का जो कूड़ा कचरा है उन सबको हटाने का काम करती है मोनोसाइट। इस वजह से इसे स्कैवेंजर सेल बोला जाता है। मैक्रोफेज सेल हमने टिश्यू में जब पढ़ी है, वो भी एक तरीके की साफ सफाई करने वाली सेल होती है। तो ब्लड की मैक्रोफेज का नाम क्या है? वो है मोनोसाइट। अब आते हैं लास्ट में लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है, पहला टी और दूसरा बी लिम्फोसाइट। अब ये क्या है? इन सभी कोशिकाओं का, चाहे वो आरबीसी है चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, इन सभी का निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, मींस बोन मैरो में होता है। और रेड बोन मैरो में आरबीसी के बनाई जा रही है, डब्ल्यूबीसी भी बनाई जाती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट है वो दो टाइप की है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका नाम ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो अस्थि मज्जा में बने और वहीं पर परिपक्व हो जाए तो उसे बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। बी मतलब बोन मैरो, मींस अस्थि मज्जा। तो जो अस्थि मज्जा में बने, अस्थि मज्जा में ही परिपक्व हो जाए, उसे बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। जो अस्थि मज्जा में बने लेकिन थाइमस ग्रंथि में जाकर परिपक्व हो, तो ऐसी लिम्फोसाइट को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट, टी का मतलब है थाइमस ग्लैंड में परिपक्व। तो हमने पढ़ा लिम्फोसाइट दो टाइप की हो गई, बी और टी लिम्फोसाइट। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बहुत सारे टाइप की होती है। इनमें से एक टी किलर सेल कहलाती है, एक टी हेल्पर सेल कहलाती है, एक टी सप्रेसर सेल कहलाती है। इनके काम क्या है? इनके काम इम्यूनिटी में, कैसे प्रतिरक्षा में ये कार्य करती हैं। टी किलर सेल तो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती है। टी हेल्पर सेल टी किलर सेल को हेल्प करती है उन सूक्ष्म जीवों को मारने का। इसके अलावा टी सप्रेसर सेल इन दोनों सेल को सप्रेस करती है जिससे ये हमारी ही कोशिकाओं को न मार सके। तो ये था डब्ल्यूबीसी के टाइप्स और उनके फंक्शन या उनसे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन। यही सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है वो है इनकी ये जो परसेंटेज है, ये हमें याद रखनी। तो हमें पता होना चाहिए एसिडोफिल है 2 to 3%, बेसोफिल है 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल है 60 से लेकर 65%, मोनोसाइट है 6 to 8% और लिम्फोसाइट है 20 से 25%। अभी तक हमने डब्ल्यूबीसी में टोटल 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट एसिडोफिल, सेकंड बेसोफिल, थर्ड न्यूट्रोफिल, फोर्थ मोनोसाइट एंड फिफ्थ है लिम्फोसाइट। हमने इनके केंद्रक के बारे में, साथ ही साथ इनके परसेंटेज के बारे में और इनके कार्य के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पूछे जाते हैं ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो डायग्राम को हमें कैसे पहचानना है? डायग्राम में अगर हमें कणिकाएं दिखाई दें तो वो इन तीनों में से कोई एक होगा। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इन्हीं के कोशिका द्रव्य में ये कणिकाएं दिखाई देती हैं। अब क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप का हमने इस बेसिस पर कहा था कि इन कणिकाओं को हम किस डाई या किस रंजक से अभिरंजित कर रहे हैं, मीन्स इन कणिकाओं को हम किससे स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तो एसिडोफिल में तो हम एसिडिक डाई जिसे बोलते हैं इओसिन, मींस अम्लीय रंजक जिसे इओसिन बोलते हैं, उससे अभिरंजित करते हैं। जबकि बेसोफिल में क्षारीय रंजक जिसे मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं, उससे अभिरंजित होने वाले कण पाए जाते हैं। और अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल में जो कण पाए जा रहे हैं, न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब किसी भी डाई से जो स्टेन हो सके, तो वो किसी भी डाई से स्टेन होने वाले कण जिस सेल में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल। इन दोनों के कोशिका द्रव्य में कोई भी कण देखने को नहीं मिल रहा है,
तो फिर हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो इन्हें हम इनके केंद्रक के आकार से पहचानेंगे। अगर हमें मोनोसाइट की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि मोनोसाइट में केंद्रक सेम के बीच के आकार का है, जबकि लिम्फोसाइट में केंद्रक ओवल शेप्ड होता है। तो हम इन्हें इनके शेप के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, इन्हें हम इनके डायग्राम से पहचान सकते हैं। इनके भी एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में हम देख सकते हैं कि इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, इसमें ट्राइलोब्ड मींस 3 पालिकाओं वाला न्यूक्लियस है, जबकि इसमें 4 to 5 जो लोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। तो हम इनको इनके न्यूक्लियस के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन और यहां से जो पूछा जाता है वो ये है कि इन सभी में से किसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है? तो आंसर जाएगा लिम्फोसाइट, और वो कितना है? 5 से 7 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और ये क्या काम करती है? तो ये हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र में काम करती है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। अब ये एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी वो प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो कि बनाए जाते हैं एंटीजन के खिलाफ। अब ये एंटीजन क्या है? तो एंटीजन कोई भी विषाणु, कोई भी जीवाणु, कोई भी हानिकारक तत्व, ये सभी एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं और इनको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, इनकी वृद्धि को रोकने के लिए जो हमारा शरीर या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है उसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। और उन सेल का नाम जो कि एंटीबॉडी बना रही है वो है लिम्फोसाइट, जो कि 2 टाइप की हमने पढ़ी है। तो सबसे ज्यादा जीवन काल इसका है। बाकी सबके जीवन काल की बात करें तो एसिडोफिल का जीवन काल 14 आवर्स मींस 14 घंटे के लिए है, बेसोफिल का जीवन काल 10 घंटे के लिए होता है, न्यूट्रोफिल का जीवन काल 12 घंटे के लिए है और मोनोसाइट का जीवन काल 24 घंटे से थोड़ा कम होता है। इसके अलावा इनके अगर हम साइज की बात करें, पूछा जाए सबसे छोटी जो WBC है वो कौन सी है, तो आंसर जाएगा बेसोफिल और वो होती है 8 से 10 माइक्रोन मींस 8 to 10 माइक्रोन की होती है, जबकि एसिडोफिल 10 to 14 माइक्रोन की और न्यूट्रोफिल 10 to 12 माइक्रोन की होती है। किसे हमने माइक्रोपुलिसमैन बोला था? हमने इसी को माइक्रोपुलिसमैन बोला था। किसे हमने मैक्रोपुलिसमैन बोला था? तो हमने मोनोसाइट को मैक्रोपुलिसमैन बोला था। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, तो जो छोटा है वो माइक्रो है और जो बड़ा है वो मैक्रो है। इस वजह से ये मैक्रोपुलिसमैन है और ये माइक्रोपुलिसमैन है। तो हमने सभी WBCs की साइज, उनकी केंद्रक की आकृति, साथ ही उनमें केंद्रक में लोब है या नहीं है, वो कणिकाएं हैं कोशिका द्रव्य में या नहीं है, ये इसके बारे में, और साथ ही साथ हमने लाइफ स्पैन मींस जीवन काल के बारे में पढ़ लिया है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो WBC से रिलेटेड हैं और पूछे भी जाते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं डायपिडेसिस। डायपिडेसिस क्या है? जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु या विषाणु प्रवेश करता है तो वो जब ऊतकों में जाता है तो उसे मारने के लिए WBC को रक्त वाहिनियों से बाहर निकल के ऊतकों में आना पड़ता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा WBC उन छोटी पतली केशिकाओं से छन के बाहर ऊतकों में आ जाती हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं डायपिडेसिस। एक होता है सेक्स क्रोमेटिन या उसे बोलते हैं बार बॉडी। ये क्या होता है? तो आपने हॉस्पिटल्स के आगे लिखा हुआ देखा होगा कि यहां पर लिंग निर्धारण करना अपराध है। लिंग निर्धारण का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। जन्म से पूर्व ही हम बच्चे का ये पता कर लें कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो कहलाता है लिंग निर्धारण। और लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? तो जो फीमेल चाइल्ड है उसमें ये बार बॉडी पाई जाती है। ड्रम छड़ के समान जो संरचनाएं न्यूट्रोफिल के पिंड पर पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम बार बॉडी या सेक्स क्रोमेटिन। ये मेल चाइल्ड में नहीं होती, मींस ये नर जो चाइल्ड है उसमें नहीं होगी, ये मादा चाइल्ड में होगी।
इस वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो मेल है या फीमेल है। तो ये बार बॉडीज से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब आते हैं, एक और पॉइंट पूछा जाता है। हम ये जानते हैं, जब हमने आरबीसी पढ़ी थी तो हमने वहां पर पढ़ा था कि भ्रूणावस्था में आरबीसी को बनाने का कार्य कौन कौन कर रहा है। यॉर्क सैक करता है सबसे पहले, फिर प्लीहा कर रही है स्प्लीन, लिवर यकृत कर रहा है, थाइमस ग्लैंड भी कर रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लीहा और थाइमस ग्रंथि वयस्कावस्था में भी क्या किसी ब्लड सेल मींस रक्त कोशिका को बना सकती हैं, तो आंसर जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को वयस्क में प्लीहा और थाइमस बनाने का कार्य करती हैं। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, या जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो सारे यहां कंप्लीट हो गए।